हेलो और स्वागत है आप सभी का इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो साहस, धैर्य और लीडरशिप की एक बेहद शक्तिशाली कहानी हमारे सामने रखता है। ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर आज का हमारा विषय है ज़ैनब बिन्ते अली की विरासत और उनका अटूट साहस। देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान अकल्पनीय दुख और त्रासदियों के बीच भी अपने उसूलों पर चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा रह सकता है। तो आइए पूरे ध्यान के साथ इस ऐतिहासिक घटनाक्रम और इसके पीछे के गहरे अर्थ को समझने की शुरुआत करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनके बचपन और परवरिश की, फिर निकाह और ख़ानदान, इसके बाद करबला का वाक़या, कूफा और दमिश्क में उनके हालात और अंत में ज़ैनब की अहमियत। ये सिलसिला हमें मदीना के एक शांतिपूर्ण माहौल से लेकर सदियों तक गूंजने वाली एक शक्तिशाली आवाज़ की पूरी अविश्वसनीय यात्रा को समझने में मदद करेगा। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, बचपन और परवरिश। अब देखिए, ज़ैनब बिन्ते अली किसी आम घराने से नहीं थीं। वो अली इब्ने अबी तालिब और पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा की बेटी थीं। इसके साथ ही वो हसन और इमाम हुसैन की बहन भी थीं। मदीना में जन्म और सीधे पैगंबर मोहम्मद के घर में परवरिश, जरा सोचिए इस माहौल ने उनके चरित्र की कितनी मजबूत नींव रखी होगी। इस तरह के प्रतिष्ठित घराने में पलने बढ़ने का मतलब सिर्फ सम्मान पाना नहीं था, बल्कि ऊंचे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनी जिंदगी में उतारना भी था। इसी माहौल का नतीजा था कि उनके अंदर कुछ बहुत ही खास खूबियां पैदा हुईं। ऐतिहासिक रिवायतों के मुताबिक वो 3 प्रमुख चीज़ों के लिए मशहूर थीं: इल्म यानी ज्ञान, सब्र यानी बेइंतहा धैर्य और फसाहत यानी कमाल की वाक्पटुता। इन 3 बुनियादी गुणों को बचपन से ही सींचा गया था। और ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ किताबी खूबियां नहीं थीं। आगे चलकर जब इतिहास के सबसे खौफनाक इम्तिहान सामने आए तो यही इल्म, सब्र और फसाहत उनके सबसे बड़े हथियार साबित हुए। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, निकाह और खानदान। इतिहास के उस भयानक तूफान के आने से ठीक पहले की शांति। स्रोतों के अनुसार उनकी शादी अब्दुल्ला इब्ने जाफर से हुई, जो इतिहास में अपनी दरियादिली और सखी स्वभाव के लिए बहुत मशहूर थे। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की, जिनमें औन और मोहम्मद का खास तौर पर जिक्र मिलता है। यहाँ हमें एक बहुत ही सुव्यवस्थित, सम्मानित और शांत पारिवारिक जीवन देखने को मिलता है। ये बिल्कुल तूफान से पहले की शांति जैसा था, जो हमें याद दिलाता है कि बड़े बड़े ऐतिहासिक नायक भी एक सामान्य और प्यार भरा जीवन जीते हैं, जब तक कि नियति उन्हें किसी बड़े मकसद के लिए ना बुला ले। और फिर आता है भाग 3, करबला का वाक़या। यहाँ से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। ये एक ऐसा सफ़र था जो दर्द और तकलीफ़ों से भरा हुआ था। मदीना की उस शांति से निकलकर ये यात्रा उन्हें करबला के मैदान तक ले गई। वहां से एक कैदी के रूप में कूफा और फिर उनका आखिरी मुकाम दमिश्क। अपने भाई इमाम हुसैन के साथ इस यात्रा के हर पड़ाव पर संघर्ष बढ़ता ही गया। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि ये सफ़र शारीरिक और मानसिक रूप से कितना टूट जाने वाला रहा होगा। साल 680 सीई, इतिहास का ये वो साल है जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। यही वो वक्त था जब बैटल ऑफ करबला लड़ी गई। स्रोतों के मुताबिक इसी स्थान पर इमाम हुसैन और उनके वफादार साथियों की शहादत हुई। अपनों को अपनी ही आंखों के सामने खो देना, ये एक ऐसा विनाशकारी पल था जो किसी भी इंसान को अंदर से खत्म कर सकता है। लेकिन इतिहास ने यहीं से एक नया और बहुत अहम मोड़ लिया। करबला में पुरुषों की शहादत के बाद जो एक बहुत बड़ा खालीपन आया, उसमें ज़ैनब ने बचे हुए परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उन्होंने सदमे में डूबी महिलाओं और बच्चों को संभाला। याद है, हमने शुरुआत में उनके सब्र की बात की थी। यहाँ वो सब्र कोई शब्द नहीं, बल्कि एक ढाल बन गया था। वो इन दुख से टूटे हुए लोगों की सबसे बड़ी रक्षक और लीडर बनकर उभरी। भाग 4, कूफा और दमिश्क में करबला की राख से उठकर अब हम इस ऐतिहासिक गाथा के उस चरम बिंदु पर हैं जहां उनकी वास्तविक लीडरशिप दुनिया के सामने आती है। जरा इस पावर डायनामिक्स को विजुअलाइज कीजिए। एक तरफ एक कैदी जिसने अभी अभी अपने परिवार का अकल्पनीय नुकसान सहा है, जो गहरे शोक में है, और दूसरी तरफ अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ महलों में सुरक्षित बैठे ताकतवर हुक्मरान। एक तरफ पूर्ण सत्ता का घमंड और दूसरी तरफ एक बंदी। ऐसे दरबार में खड़े होकर एक लफ्ज भी बोलना सीधे सीधे मौत को दावत देना था।
इस विरोधाभास को समझकर ही हम उनके असली साहस की गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस खौफनाक स्थिति में भी उन्होंने जो किया वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने उन ताकतवर शासकों की आंखों में आंखें डालकर इतने निडर खुतबे दिए कि सब सन्न रह गए। यहाँ उनका बचपन का गुण फसाहत यानी वाक्पटुता काम आया। उनके इन्हीं खुतबों ने सत्ता को चुनौती दी और करबला के पैगाम को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। अगर वो वहां चुप रह जाती तो करबला की असली कहानी शायद उन दरबारों की दीवारों के पीछे ही दफन हो जाती। उन्होंने अकेले ही यह सुनिश्चित किया कि सच्चाई दुनिया और आने वाली पीढ़ियों के सामने आए। तो इस पूरी कहानी से क्या निकल कर आता है? भाग 5 ज़ैनब की अहमियत। आइए देखते हैं कि उनके एक्शंस ने कैसे एक कालातीत विरासत का निर्माण किया। इतिहास हमें यहाँ 3 बहुत ही स्पष्ट सबक देता है। पहला, भयंकर त्रासदी में भी बेजोड़ सब्र दिखाना। दूसरा, पूरी तरह हार और निराशा सामने होने पर भी हिम्मत न हारना। और तीसरा, कीमत चाहे जो भी हो, हक यानी सच के साथ मजबूती से खड़े रहना। बहुत से लोग उन्हें इन्हीं गुणों की एक मिसाल मानते हैं। ये इतिहास का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हमें सिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त का सामना सम्मान और गरिमा के साथ कैसे किया जा सकता है। अगर उनके पूरे जीवन और संघर्ष को हमें सिर्फ एक वाक्य में समेटना हो तो वो ये होगा: जुल्म के खिलाफ सच बोलना और मुश्किल वक्त में हिम्मत ना खोना। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम सबक है। उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना और जब सब कुछ खो चुका हो तब भी अपना साहस ना छोड़ना, यही वो मैसेज है जिसे इतिहास ने हमेशा के लिए दर्ज कर लिया है। अब जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच रहे हैं, मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। पूर्ण निराशा के सामने अटूट साहस का ये ऐतिहासिक उदाहरण आज की इस मॉडर्न दुनिया में हमारी अपनी मुश्किलों से लड़ने के लिए हमें कैसे प्रेरित कर सकता है? इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये हमें आज भी रास्ता दिखाता है। जब हम जीवन में अचानक आई चुनौतियों और अन्याय का सामना करते हैं तो ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व हमें याद दिलाते हैं कि हमारे भीतर कितनी शक्ति छिपी है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।